नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कल हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि अतुल सुभाष की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है, और ये सर्वविदित सत्य है कि कौन जिम्मेदार है। ठीक है, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और बात करना चाहेंगे। ये बातें करना जरूरी है ताकि कहीं ना कहीं मैसेज जाए हमारे देश में लोगों के बीच कि किस तरीके के नियम कानून, उनका इंटरप्रिटेशन और भेदभाव इस देश में चल रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं, इनके जो जजमेंट्स हैं ये इस तरीके से दिए गए हैं कि व्यक्ति आत्महत्या करेगा ही करेगा। ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि जो हिंदू विवाह होता है, मैं हिंदू विवाह की बात करूं, जो बहुत तार्किक बात हिंदू विवाह करता है, बाकी विवाह की बात मैं नहीं करूंगा, मैं हिंदू विवाह की बात कर रहा हूं। तो हिंदू विवाह में विवाह जब हम करते हैं तो हम अग्नि यानी ईश्वर के साथ फेरे लेते हैं, और उसमें बहुत सारे वचन लिए दिए जाते हैं जिसमें हम जो वादा करते हैं कि मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि चाहे पति हो या पत्नी हो, मान लो कि पत्नी ही है, चलिए पत्नी का एग्जांपल लेते हैं। अब पत्नी बांझ है, माँ नहीं बन पा रही है, तो क्या पति को उसको तलाक देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो तलाक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हमने शादी की तो उसमें कंडीशन नहीं थी कि अगर तुम बांझ होगी तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। ऐसी पति अगर है, पति बेरोजगार है या पति को कोई बीमारी हो गई, तो क्या पत्नी को उसको त्यागने का अधिकार है? नहीं, पत्नी उसको नहीं त्याग सकती। नियम, जो हिंदू धर्म के नियम की बात कर रहा हूं मैं, पत्नी को चाहिए कि पति का साथ निभाए, पति की सेवा करे। लेकिन क्या होता है आजकल कि इन लोगों ने डाइवोर्स की कंडीशन डाल के रखी हुई है, ऐसा हुआ तो तलाक। तो जब तुमको ये कंडीशन डालनी ही थी तो फिर हिंदू धर्म का जो रूल है शादी का, वो फॉलो कहाँ हो रहा है? और अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर इसको हिंदू मैरिज एक्ट क्यों कहा जाता है? भाई, शादी का मतलब होता है कि मरते दम तक हम आपका साथ निभाएंगे, ये शादी का मतलब होता है, विवाह का ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो फिर आपने ये कंडीशन क्यों डाली? यहाँ तक कि आपने ऐसे भी कंडीशन डाल दी जो कि हमारे हिंदू धर्म की जो ऑब्जेक्ट है उसके खिलाफ है, कि पति या पत्नी में से किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो जिसको बीमारी नहीं है वो डाइवोर्स ले सकता है। तो फिर शादी का मतलब ही क्या रह गया? भाई, शादी तो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए की जाती है ना, उसमें कंडीशन थोड़ी होती है कि अगर ऐसा हो गया तो हम डाइवोर्स ले लेंगे, ऐसा हो गया तो हम तुमको छोड़ देंगे। ये तो उसमें कंडीशन ही नहीं होती है। तो फिर ये जो डाइवोर्स हो रहा है वो किस ग्राउंड पे हो रहा है? वो भी तब जब हिंदू मैरिज एक्ट में क्या कहते हैं, जो हिंदू धर्म है, सॉरी, उसमें तलाक का प्रावधान है ही नहीं। एक बार आपने शादी कर ली ईश्वर को साक्षी मान के, तो अब आपको ईश्वर ही अलग करेगा। तो क्या जो जज है वो भगवान से बढ़कर हो गए? हमने तो भगवान के आगे शादी की थी। शादी हम हिंदू धर्म के हिसाब से करते हैं, और तलाक हम हिंदू मैरिज एक्ट जो बनाया सड़ा हुआ उसके हिसाब से लेते हैं। कोई लॉजिक है इसमें? किसी तरह का कोई लॉजिक है इसमें? कभी इस पे चर्चा होती है? इस पे कोई चर्चा कभी नहीं होती। तो कुल मिला के ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये डाइवोर्स के मैटर्स देखते हैं, मतलब साफ है कि इन्होंने खुद को भगवान से बढ़कर मान लिया है। तो इसका दंड भी इनको ईश्वर ही देगा। खैर, अब अगर हम चर्चा करें कि इन्होंने कैसे कैसे जजमेंट पास करे हैं कि जो एक आम पुरुष होता है वो सुसाइड करने को मजबूर होता ही होता है, उन जजमेंट की हम चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस चंद्रचूड़। ये बदनाम थे पुरुष विरोधी जजमेंट देने के लिए। अगर मैटर महिला पुरुष का आ जाए, खासकर पति पत्नी का आ जाए, तो चंद्रचूड़ साहब इसके लिए बहुत बदनाम थे। तो हो सकता है वो जजमेंट देने के पहले अपनी पत्नी की राय लेते हो, कुछ कह नहीं सकते। इनकी पहली वाइफ जो थी वो कैंसर से मर गई थी, उसको मरे हुए 1 साल नहीं, इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, वो भी बुढ़ापे में। अब
कहना नहीं चाहिए, आप कहेंगे ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन किसी इंसान को जानना हो अगर तो उसकी पर्सनल लाइफ में झांकना जरूरी होता है, तभी आप उसको समझ सकते हैं। इन्होंने जजमेंट दिया कि पत्नी शादी के पहले वादा नहीं करती है पति से कि मैं शादी के बाद किसी गैर पुरुष से संबंध नहीं बनाऊंगी, ये इनका जजमेंट है। और वादा करती ही नहीं करती है, आप सबको पता है, हमारे शब्दबंदी में लिखा हुआ है कि क्या रूल्स होते हैं, ये इनका जजमेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि औलाद के नाम के पीछे पति का नाम या पिता का नाम लगाना आवश्यक नहीं है, माँ का नाम भी लगाया जा सकता है, ये भी एक जजमेंट है। ठीक है, पासपोर्ट में पिता के नाम की आवश्यकता नहीं है, ये भी एक निर्णय है। फिर एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, ये पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ भले रह रही हो उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। तो पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है तो सीधी सी बात है भैया, ये तो साफ साफ साबित हो रहा है कि वो कैरेक्टरलेस है। भाई बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में रह रही है तो वहां कोई पूजा पाठ तो करती नहीं होगी वो। इसके अलावा एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है कि चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, डकैती करो, ठीक है, भीख मांगो, लेकिन पत्नी को भरण पोषण दो। ठीक है, ये भी इनका जजमेंट है। अब आप देखते जाइए कि जजमेंट कैसे कैसे दे के रखें। फिर और उसके बाद फिर कहते हैं कि अफसोस हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, दूसरा पक्ष जानना चाहिए, इस तरह की बातें ये जज करते हैं। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स चरित्रहीन महिलाओं के सबसे बड़े समर्थक हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक जजमेंट दिया, ऐसे जजमेंट 2-3 हाई कोर्ट्स के आ चुके हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि अगर एक बार कोई महिला शादी के बाद चरित्रहीन हो जाए या किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना ले तो उस महिला का भरण पोषण खारिज नहीं किया जा सकता। अब ये इंटरप्रिटेशन ये कहां से लेके आए हैं? जो सेक्शन 125 उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर उसका पर पुरुष से संबंध है तो वो भरण पोषण के अधिकारी नहीं है। तो ये अब ये क्या कर रहे हैं, यहां भी महिला का ही साथ दे रहे हैं। 2-3 मामले आए, यहां पति ने पकड़ा है महिला को, तो इन्होंने यहां भी जजमेंट घुमा दिया। अकॉर्डिंग टू फीमेल इंटरेस्ट, इनका कहना है कि अगर एक बार कोई महिला किसी पराया पुरुष से संबंध बना ले तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका भरण पोषण खारिज किया है। तो ये तुम कहां से लिया ये कानून? ये कानून तो उसमें कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें कहाँ लिखा है कितनी बार करेगी वो, कितनी बार किसी पराया पुरुष से संबंध बनाएगी, कहाँ लिखा है उसमें? ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है? मतलब मैं एक बार किसी को गोली मार दूं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, मैं एक बार चोरी कर लूं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, सही है ना? मैं एक बार लड़की छेड़ दूं मुझे सजा नहीं मिलेगी। उसमें जजमेंट आया कि एक बार कोई लड़की छेड़े उसको सजा नहीं दी जा सकती, एक बार कोई रेप करे उसको सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे जजमेंट भी तो आने चाहिए ना। फिर तो किस तरीके से ये भरण पोषण दिलवाने के नाम पर औरतों का पक्ष लेते हैं, मतलब कि पत्नी किसी पराये पुरुष के पास जा रही है, उससे संबंध बना रही है और फिर ये कहते हैं कि एक बार अगर उसने कर लिया तो ये इससे भरण पोषण खारिज नहीं होता। कैसे नहीं होता जनाब, ये तो बता दो। ऐसे उल जलूल इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? इसके अलावा मैरिटल रेप की चर्चाएं चल रही हैं, इस पे सुनवाई भी कर रहे हैं। अब बताइए, मैरिटल रेप पे सुनवाई चल रही है, जबकि मैरिटल रेप लॉ बनाने का राइट सिर्फ संसद को है, सिर्फ संसद को, मगर ये लोग सुनवाई कर रहे हैं। और जब मैरिटल रेप के मामले बढ़ेंगे उसमें भी फिर यही होगा जो हो रहा है अभी, लड़के मरेंगे। तो फिर वही घिसा पिटा डायलॉग कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, फलाना होता है, ढमका होता है, कानून तो महिला के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, ऐसा है वैसा है, ये बातें शुरू हो जाएंगी। सेक्शन 497 आईपीसी को हटाया गया और उसमें यह था कि कोई महिला अगर किसी गैर पुरुष से संबंध बनाती है शादी के बाद तो उस गैर पुरुष को सजा दी जाएगी। मतलब उसमें भी प्रावधान ये था कि पुरुष को सजा मिलेगी, महिला को नहीं मिलेगी, उसमें भी यही प्रावधान था। उसको लेके पीआईएल लगी थी कि भैया महिला को सजा मिले, तो चंद्रचूड़ साहब ने वो सेक्शन ही हटा दिया। भैया हमें तो महिला को बचाना है ना, महिला को सजा कैसे दे सकते हैं आप? ये हिंदुस्तान है, महिला देवी है, देवी को सजा थोड़ी दे सकते हैं आप। तो इन्होंने क्या किया, उसमें भी एक झोल झपाटा कर दिया है। जो आपका सेक्शन 497 था, जनरली तो वो लागू नहीं है, लेकिन सेना में लागू है, वो डिफेंस फोर्सेस में लागू है, ठीक है।
और डिफेंस फोर्सेस में इसका दंड किसी पुरुष सैनिक को ही मिलेगा। जरा सोचिए आप, जो हमारे देश के सैनिक जो रक्षा करते हैं हमारी सीमाओं की, दंड उनको ही मिलना है। वो सेना जो मर्दों के दम पे चलती है, औरत के दम पे सेना नहीं चलती। वो तो क्या है कि ये ना, इन्होंने सड़ी गले पैरामीटर्स, कम मापदंड, ठीक है, और कम क्राइटेरिया रख के महिलाओं को भर्ती करके रखा हुआ है। वो महिलाएं किसी काम की नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम कई सैनिकों से मिलते रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में छावनी है, आर्मी का बहुत बड़ा सेंटर है मेरे शहर के पास। वहाँ पर सैनिक सब बताते हैं वो कि जो ये महिलाएं भरी जाती है सेना में किसी काम की नहीं होती, और इनकी जो भर्ती होती है वो निहायत ही लो लेवल क्राइटेरिया पर होती है। अब यहाँ पर भी आप भेदभाव देखिए कि लो लेवल क्राइटेरिया पर सिलेक्ट हुई महिलाएं कर्नल बन रही हैं, जनरल बन रही है, मेजर बन रही, लेफ्टिनेंट बन रही है। ये तो कुल्लम कुल्ला आप सिस्टम की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। लैंगिक समानता की ही बात है, तो इन महिलाओं को उन क्राइटेरिया में सिलेक्ट करके बताइए जिन क्राइटेरिया में पुरुष सैनिक सिलेक्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कितनी महिला सिलेक्ट कर पाते हैं। आप एक सिलेक्ट नहीं होगी, मैं गारंटी से बोलता हूँ। अमेरिका में बराक ओबामा ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने महिलाओं को पुरुष के क्राइटेरिया में सिलेक्ट करने की घोषणा कर दी, एक भी महिला सिलेक्ट नहीं हुई थी। फिर बाद में वो क्राइटेरिया आधे करने पड़े थे। फॉर एग्जाम्पल, पुरुष को अगर 200 मीटर 2 मिनट में दौड़ना है तो महिलाओं को 4 मिनट दिए जाते हैं। पुरुषों की कद काठी कितनी होनी चाहिए, महिलाओं की इससे छोटी होती है, ठीक है। उसके अलावा कितना भार उठा सकते हैं महिलाओं का, उसका आधा होता है। हर जगह उनके क्राइटेरिया बेहद कम होते हैं। पुरुषों के क्राइटेरिया पर महिलाओं का सिलेक्शन सेना में होता ही नहीं है, लेकिन उनको महिलाओं को कर्नल बनाना है, जनरल बनाना है। मुझे एक बात बताइए कि शेरों की सेना हो, किसी लोमड़ी को उस सेना का जो है सेनापति बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पे बनाया जा रहा है। सेना के अंदर पुरुषों के साथ बहुत भयंकर भेदभाव होता है, और वहाँ पर एक संस्था होती है जिसको आवा कहा जाता है। ये आवा क्या होती है? इस आवा का फुल फॉर्म होता है आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन। ऐसा ही इसका कोई फुल फॉर्म होता है। अगर आप सैनिक है और आपके साथ कोई घटना घटती है जिसमें किसी महिला ने आप पे आरोप लगाए हैं या आपकी पत्नी ने आप पे आरोप लगाए हैं, तो ये संस्था उस पर सुनवाई करके आपके खिलाफ ही जजमेंट पास करती है। जबकि ये असंवैधानिक, अवैधानिक और गैर कानूनी संस्था है, मगर सेना के अंदर ये संस्था काम कर रही है। इस संस्था के अंदर जो है जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी पत्नियां होती हैं, और वही जो है सैनिकों को प्रताड़ित करने का काम करती है। मगर अफसोस आज तक कभी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई सैनिक हमें ये बात बताते हैं, और कई सैनिकों ने इसी कारण नौकरियां भी छोड़ी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से महिलावाद की गंदगी सेना के अंदर भी चलती है, ठीक। और किस तरीके से वहाँ पर चंद्रचूड़ साहब ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उल जलूल जजमेंट पास करके चंद्रचूड़ साहब ने वहाँ पर महिलाओं को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने का आदेश जारी किया, जो गलत था। चंद्रचूड़ साहब का कहना था कि लक्ष्मीबाई बहुत महान थी और दुर्गावती बहुत महान थी। तो चंद्रचूड़ साहब, हम आपसे कहना चाहेंगे कि 14 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने कई सैनिकों से युद्ध लड़के उनको हराया था। तो कल को क्या आप 14 साल के लड़कों को सेना में भर्ती करने का आदेश जारी करेंगे? और लक्ष्मीबाई की आप बात करें तो लक्ष्मीबाई ने तलवार तब उठाई थी जब उनके पति और उनके पुत्र की मौत हो गई थी, ठीक है। रानी दुर्गावती ने तलवारें तब बाहर निकाली थी जब उनके पुत्र और पति की मौत हो गई थी। महारानी चिन्नम्मा ने भी तलवार तब बाहर निकाली, अंग्रेजों से लड़ने तब गई वो जब उनके पति और पुत्र मारे गए थे, ठीक है। हम लक्ष्मीबाई का सम्मान करते हैं, वो बहुत महान नारी थी, मगर ये भी एक सच्चाई कि वो युद्ध में हार गई थी। बाजीराव पेशवा कभी युद्ध नहीं हारे। महाराणा प्रताप को अकबर कभी छू भी नहीं पाया। शिवाजी महाराज को कोई छू भी नहीं पाया। बप्पा रावल जैसे योद्धाओं से मुगल कांपते थे। तो आप इन महिलाओं की तुलना कहाँ पुरुषों से कर रहे हैं? अगर पुरुष सैनिकों की बात करें, पुरुष योद्धाओं की बात करें, तो वो महिलाओं से बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा। ये कौन सा तर्क है कि उनको, आपकी जुडिशरी तो बर्बाद है ही, आप सेना को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष थे विपिन रावत, जिनकी 2-3 साल पहले डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में, उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि ये फीमेल जो होती हैं उल जलूल आरोप लगाती हैं।
अभी 1 महीने पहले की बात है, एक सेना के ही किसी अधिकारी का बयान आया है जिनका ये कहना है कि जो भी महिला अधिकारी हैं सेना में, वो अपने नीचे के ऑफिसर्स को, जो पुरुष होते हैं, उनसे बहुत गंदा व्यवहार करती हैं और उनको गलत तरीके ट्रीट करती हैं। तो ये हाल है सेना के। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेना भी घटिया लैंगिक राजनीति की बलि चढ़ जाए। ठीक, तो जो ये चरित्रहीनता वाला ग्राउंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, ये सेना में आज भी लागू होता है और इसमें पुरुष को ही दोषी माना जाएगा, महिला को नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हमारे देश के हाल है, बताइए आप। उसके अलावा आज तक कभी दहेज देने वाली महिला को दंड नहीं दिया गया है। ठीक, पत्नी दहेज लेकर आती है, उसको दंड नहीं दिया जाता, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि दहेज देना भी गैर कानूनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, इनके कई नहीं लाखों जजमेंट हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि पति बेरोजगारी का बहाना नहीं बना सकता। तो जनाब करे क्या, आप बताओ। अगर हम बेरोजगार तो पैसे कहाँ से लेके आएंगे? और इस तरीके से तो इस संसार में जितने भी पुरुष हैं जिन पे मुकदमे नहीं चल रहे हैं और जिनका बुरा समय चल रहा है, उनकी पत्नियां उनका साथ भी दे रही हैं, तो क्या उनकी पत्नियों की सलाह दे दी जाए कि तुम जो है कोर्ट में केस लगा दो? भाई, तो वो भी कोर्ट में केस लगा दी, कहेगी पति कुछ कमाता नहीं है, फिर कोर्ट बोलेगी तुम कमाओ ना कमाओ, भरण पोषण दो वरना जेल जाओ। तो जितने भी पुरुष हैं इस देश में या दुनिया में जिनकी नौकरी चली गई है या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनकी पत्नियां अच्छी उनका साथ दे रही हैं, तो क्या उन पुरुषों को जेल में डाल दिया जाए? क्योंकि वो भी तो अपने भरण पोषण नहीं कर रहे वाइफ का, बच्चों का। तो ये जो भरण पोषण के नाम पर पति को जेल भेजने की परंपरा है, ये है क्या? सेकेंड थिंग, धारा 125 में साफ लिखा हुआ है कि पति के पास पर्याप्त कारण अगर है भरण पोषण ना देने का तो उसको मान्य किया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है ये, पर्याप्त कारण के बिना अगर पति भरण पोषण देने से इनकार करता है तो उसको सजा होगी। तो ये पर्याप्त कारण की परिभाषा क्या निकाली माय लॉर्ड, ये तो बता देते हैं। जो पर्याप्त कारण की बात की जा रही है उसमें, क्योंकि कई पति ऐसे पर्याप्त कारण इनके पास होता है। आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली का एक केस था, एक व्यक्ति अंधा था, उसको कोर्ट ने भरण पोषण करने का आदेश कर दिया पत्नी को। मतलब अंधा पुरुष जो है भरण पोषण दे और पत्नी जो स्वस्थ है बिल्कुल, जिसकी आंखें हैं, हाथ पांव सब कुछ सही सलामत है, वो भरण पोषण लेगी, वो मेहनत नहीं करेगी। तो दोस्तों, इतने सारे एंटी मेल एंटी हस्बैंड जजमेंट आपके हायर जुडिशरी ने पास करे हुए हैं और उन जजमेंट्स के कारण ही जो है लड़के आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जब एक व्यक्ति के पांव काट दिए जाएं और फिर कहो दौड़ के बताओ, क्या वो दौड़ के बता सकता है? आपने जो है महिलाओं को तो आप नौकरी दे रहे हैं, महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं नौकरी में, और भरण पोषण पुरुष करेगा, ये कौन सा लॉजिक है भाई? और जब किसी पुरुष की नौकरी चली गई तो क्या नौकरी जाना क्राइम होता है क्या? जज बोलते हैं नौकरी ढूंढो, इतना समय देते हैं हम। अगर ढूंढने से नौकरी मिल जाती है साहब, तो इस देश के जो है 75% से अधिक युवा बेरोजगार ना होते। आप पत्नी को क्यों नहीं बोलते नौकरी ढूंढो? और जो वाइफ होती है वो, उसकी उम्र 25 साल है, अंडर 30 है, 30 साल है, तो उसको नहीं कहेंगे नौकरी ढूंढो? उसको क्यों नहीं बोलते हो आप? ये जो पैरामीटर इनका बना हुआ है, जो इनके प्रिंसिपल बने हुए हैं कि पत्नी का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है, ये पैरामीटर ही गलत है। कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं, ये तो आपकी थोपी गई बातें हैं। अगर ये पति का कर्तव्य है तो फिर हमारा ये कहना है कि नौकरी देना भारत सरकार की ड्यूटी है और सिर्फ पुरुष को ही नौकरी मिलना चाहिए, महिला को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपने कानून में कहा है ना कि पति का कर्तव्य है पत्नी और परिवार का भरण पोषण करना, तो सिर्फ पुरुष को ही जॉब दी जाए, महिला को ना दी जाए। जॉब यानी नौकरी को पुरुष का फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। कर दीजिए मौलिक अधिकार घोषित, किसने मना किया है? तो इस तरह की चीजें हमारे देश में दोस्तों देखने को मिल रही हैं। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कहा था, बिल्कुल सोच समझ के कहा था, कि जो अतुल सुभाष की जो आत्महत्या है फ्रेंड्स, ये आत्महत्या जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे अधिक जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को जब, जो भी कुछ ठीक ठाक गाइडलाइन इनको जब निचली अदालतें फॉलो नहीं करती तो मिलॉर्ड उनको दंड नहीं देते हैं। कुल मिलाकर दंड देने का नियम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी महिला जज जिसका नाम लेकर अतुल सुभाष मरे हैं, उस महिला जज को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मतलब साफ है सुप्रीम कोर्ट करप्ट
और बेईमान जजों का मसीहा है, उनका संरक्षक है, उनका बुलेट प्रूफ जैकेट है। वरना एक व्यक्ति मरते हुए किसी का नाम लेके जा रहा है, उसके बाद भी आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? जुडिशरी जो है न्याय देने के लिए बनी है या किस लिए बनी है? हमारी जुडिशरी में कितना भ्रष्टाचार है, कितना नहीं है, ये तो खैर हर वो व्यक्ति जानता है जो न्यायपालिका के चक्कर काट रहा है। सबको पता है जुडिशरी में क्या होता है। ये बोलने की चीज़ नहीं है, इसके बारे में तो देश में आंदोलन होना चाहिए। जुडिशल करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है और ये नेताओं से भी ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप नेताओं को भ्रष्ट बोल देते हैं, नेता कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुन लेते हैं। आप जज को भ्रष्ट बोल दीजिए, नाम लेकर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा और उल जुलूल बातें करेगा। जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि एक व्यक्ति भी अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पूरी जुडिशरी की इमारत हिलने लगती है। एक भी व्यक्ति अगर जुडिशरी के खिलाफ कुछ बोलता है तो न्यायपालिका की जो बिल्डिंग है वो हिलने लगती है। ये जुडिशरी के हाल हैं। जिन जिन लोगों ने न्यायपालिका के खिलाफ आवाज़ें उठाने की कोशिश की, न्यायपालिका एकजुट हो जाती है, सारे जज एकजुट हो जाते हैं उसकी आवाज़ दबाने के लिए और उससे फालतू बातें शुरू कर देते हैं। तो समस्याएं बहुत सारी हैं दोस्तों। वही बात कि जो अतुल सुभाष ने आत्महत्या करी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है और आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन चीज़ों में क्या परिवर्तन करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। ठीक है, और अगर ये कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो ऐसे अतुल सुभाष, ये वीडियो वायरल हो गया अतुल सुभाष का, लेकिन इसके पहले कई ऐसे कांड हो चुके हैं। तो ऐसे अतुल सुभाष पहले ही बहुत पैदा हुए हैं और भविष्य में बहुत पैदा होंगे। ठीक, क्योंकि जुडिशरी इस माइंडसेट के साथ फैसले करती है कि पुरुष ही गलत है, स्त्री ही सही है और एनी हाउ हमें स्त्री को बचाना है, हमें उसको सजा नहीं होने देनी है। यही न्यायपालिका का इंटरनल जो है प्रिंसिपल है। ठीक है, उनको हमेशा फीमेल का ही पक्ष लेना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो हमेशा महिला का ही पक्ष लेंगे। वरना डोमेस्टिक वायलेंस आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो सिर्फ एक लिंग विशेष की बात करता है। क्या घर में बड़े बुजुर्गों पर घरेलू हिंसा नहीं होती? क्या छोटे बच्चों पर नहीं होती? क्या पति पे नहीं होती? क्या पिता पे नहीं होती? क्या भाई पे नहीं होती? हमसे अच्छा पाकिस्तान है, जहाँ का जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो जेंडर न्यूट्रल है। अदर कंट्रीज के भी जेंडर न्यूट्रल है। ये सिर्फ इंडिया है जहाँ का जो डोमेस्टिक वायलेंस कानून है वो एकदम घटिया है, जो सिर्फ महिला खासकर बहुओं के लिए बनाया गया है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला संविधान की धज्जी उड़ा रहा है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट दावा करता है कि हम संविधान के रक्षक है, मौलिक अधिकारों के रक्षक है, वो कहाँ चले गए? रक्षा कहाँ चली गई? तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इन चीज़ों को समझने वाले लोग हमारे समाज में बैठे ही नहीं हैं, ना संसद में है ना सुप्रीम कोर्ट में है। तो इनके जो कानून है वो खुल्लम खुल्ला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं। जब 498 पहले से ही बना था, 125 पहले से ही बना था, इन दोनों कानूनों को मिक्स करके एक नया कानून बनाया, वो घरेलू हिंसा कहते हैं। 498 में किसी महिला को प्रताड़ित करो, कुछ मारपीट कुछ भी करो तो वो जो महिला है वो आप पर FIR करवा सकती है, आपको जेल भिजवा सकती है और 125 भरण पोषण ले सकती है। इन्हीं दोनों को जब मिक्स किया तो एक नया हाइब्रिड कानून बन गया, उसको घरेलू हिंसा कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही अपराध के लिए जो पुरुष ने किया ही नहीं, उसके लिए एक पुरुष पर 10-15 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं हमारे देश में। तो वो पुरुष आत्महत्या क्यों नहीं करेगा? इसका उत्तर तो आप लोग ही दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को हमने पूरे होशो हवास में बनाया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बिल्कुल जोश में आ गए इसलिए बनाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे चेतना के साथ इसको बनाया ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। लोगों में जागरूकता फैलना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला समय जो है बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है, इस तरीके से विवाह को महिला और महिला के परिवार वालों ने धंधा बना लिया है। ये धंधा कहाँ जाकर रुकेगा भगवान जाने। 2014 में रिपोर्ट आई थी 4,500 करोड़ का टर्नओवर है 498 का। उस समय इतना व्यापार था, मतलब इतना पैसा लड़के द्वारा लड़कियों को दिया गया सेटलमेंट के नाम पे कि उसका मार्केट 4,500 करोड़ क्रॉस कर गया।
आज क्या होगा भगवान जाने। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।